हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास में हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल की बात की जाए तो यह अगर पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का समयावधि कितना है, तो ये आपसे अगर पूछा जाता है तो वो कार्यकाल होता है 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक। कब से? 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक। आप कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से लेके जब इब्राहिम लोदी शासन करता रहता है, या कह सकते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, तब तक के बीच के समयावधि को आप दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं। इसका एक तरीके से और कह सकते हैं कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक से शासनकाल से लेके इब्राहिम लोदी के शासनकाल तक के समयावधि को दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं। या गुलाम वंश से लेके आप कह सकते हैं लोदी वंश के शासनकाल के बीच में दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल होता है। इन दिल्ली सल्तनत के इतने लंबे समयावधि के बीच में दिल्ली सल्तनत पे 5 वंश शासन करते हैं। ये 5 वंश कौन कौन होते हैं, एक बार उनके बारे में जान लेते हैं। वे 5 वंश के बारे में जानेंगे और उनका क्रम जानेंगे। अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन गलत ना हो सके। वे 5 वंश कौन कौन से थे, चलिए उनके नाम जान लेते हैं। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और जो आखिरी वंश था वह था लोदी वंश। ये 5 वंशों के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इन अध्ययन के पश्चात हम लोग फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन बनते होंगे, जो भी आप प्रतियोगी परीक्षा में एग्जाम देते होंगे उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आते होंगे या दिल्ली सल्तनत से जो क्वेश्चन आएंगे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा जो ये टॉपिक होगा तब फिर समाप्त होगा। हम लोग अभी तक देखा जाए तो जो इन 5 वंश हैं, इन 5 वंशों में हम लोग 2 जो वंश हैं उनको कंप्लीट अध्ययन कर चुके हैं। और अगर आप उससे संबंधित है उसको जो आपको दिखाया गया है उससे महत्वपूर्ण पॉइंटों को बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो आपका लगभग क्वेश्चन को सॉल्व करने के करीब रहेंगे। हम लोग जो तीसरा वंश कह रहे हैं या कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत पे जो तीसरा वंश शासन कर रहा है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तीसरा वंश कौन सा होता है? क्रम के हिसाब से देखा था तो तीसरा वंश होता है वह होता है तुगलक वंश। कौन होता है? क्रम के हिसाब से देखेंगे तो तीसरा वंश जो होता है तुगलक वंश। अगर शासन काल के हिसाब से देखेंगे दिल्ली सल्तनत इस सबसे ज्यादा शासन तुगलक वंश ने किया था। लगभग 94 वर्ष शासन करते हैं। कैसे? तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से लेकर 1414 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि जो तुगलक वंश थे इनके संस्थापक के बारे में। संस्थापक कौन होते हैं? इनके संस्थापक कौन थे आपको बताया गया था। कौन थे? गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ये थे इनके संस्थापक। अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गियासुद्दीन तुगलक होते हैं। इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल होता है 1320 से लेके 1325 ईस्वी तक होता है। कब से कब? 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक इनका शासनकाल होता है। ये आपको बता दिया गया है। एक बार हम लोग कल की क्लास को रिवीजन कर लेते हैं। अगर कल जो भी पॉइंट हम लोग पढ़ते हुए तो भूल गए हों या रिवीजन करते हुए याद नहीं आ रहा होगा तो उसको हम आज रिवीजन करेंगे तो ताकि आसानी से वह याद हो सके। उसके साथ ही साथ फिर उसके बाद हम जो आज की क्लास है उस क्लास को हम लोग कनेक्ट कर सकें और आसानी से समझ सकें या आसानी से याद रहेगा, ताकि हमें एग्जाम में ना भूल सके या एग्जाम में अगर उससे संबंधित क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। इस वजह से हम लोग जो पिछली क्लास होती है उसको रिवीजन करते हैं। चलिए हम लोग कल की क्लास को रिवीजन करते हैं। कल की क्लास में आपको क्या बताया गया था? जब सुल्तान कह सकते हैं कि बंगाल अभियान पे गए होते हैं, बंगाल अभियान पे गए होते हैं, ये बंगाल अभियान पे कौन गए होता है? सुल्तान गए होते हैं। तो इनके साम्राज्य में एक सूफी संत थे। कौन थे? यहाँ लिख देते हैं सूफी संत। सूफी संत जो थे, सूफी संत कौन थे? यहाँ लिख दे रहे हैं निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया जो थे वे सुल्तान के बारे में कह सकते हैं कि सुल्तान के बारे में इनके साम्राज्य में अनर्गल बातें या कह सकते हैं अनर्गल अनर्गल बातें फैला रहे थे। अनर्गल बातें फैला रहे थे। अनर्गल बातें क्या क्या थी आपको बताया गया था कि राजा आपके
हित में नहीं कार्य कर रहा है, या कह सकते हैं कि वह एक सुशासन करने में, संचालन करने में असक्षम है या सक्षम नहीं है। ये सब अनर्गल बातें फैला रहा था। उसके साथ जब ये बातें सुल्तान को पता चलती है, यानी कि बातें पता चलती है, जब पता चलती है तो सुल्तान इनको धमकी देता है। सुल्तान जो होता है निजामुद्दीन को धमकी देता है। धमकी में क्या देता है कि दिल्ली पहुंचने से पहले मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली पहुंचने से पहले तुम दिल्ली खाली कर देना। तुम दिल्ली खाली कर देना। खाली कर देना। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं जो गियासुद्दीन तुगलक होते हैं। जब इनके बारे में पता चलता है कि जो सूफी संत होते हैं उनके बारे में अनर्गल बातें फैला रहे हैं, तो तब गियासुद्दीन तुगलक क्रोधित होकर ये कहता है कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले तुम दिल्ली को खाली कर देना। ये किसको कहते हैं? निजामुद्दीन औलिया को कहते हैं। जब ये बात निजामुद्दीन औलिया कुछ पता चलता है तो निजामुद्दीन औलिया उत्तर देते हैं। औलिया उत्तर देते हैं। उत्तर में उन्होंने क्या कहते हैं? दिल्ली अभी दूर है। क्या है? दिल्ली अभी दूर है। अभी दूर है, ये कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली अभी दूर है। ये इन दोनों का संवाद होता है। उसके बाद जब गियासुद्दीन तुगलक कह सकते हैं कि जो गियासुद्दीन तुगलक या जो तुगलक वंश का संस्थापक है, जो बंगाल अभियान पे गए हैं, बंगाल अभियान से जब वापस लौट रहे थे, बंगाल अभियान से वापस आ रहे थे। कह सकते हैं आपके जब गियासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पे गए थे, तो उस अभियान में जीतने के पश्चात दिल्ली अपने राजधानी की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तो रास्ते में एक उन्होंने नया नगर बसाया था। उसके काफ़ी पहले उन्होंने एक नया नगर बसाया था। जो नया नगर क्या था? तुगलकाबाद था। क्या था? तुगलकाबाद। तुगलकाबाद नगर की स्थापना किया था। ये तुगलकाबाद देखा जाए तो ये तुगलकाबाद जो है, आप कह सकते हैं कि जो दिल्ली का पहाड़ी क्षेत्र या रायसीना हिल्स के आसपास की, या जो राष्ट्रपति भवन है उसके आसपास के क्षेत्र को उस समय तुगलकाबाद कहा जाता था। ये तुगलकाबाद की स्थापना करती है, एक नए नगर की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? गियासुद्दीन तुगलक नए तुगलकाबाद शहर की एक स्थापना करते हैं। ये था। उसके बाद जैसे बंगाल अभियान से वापस लौट के आ रहे हैं, तो ये तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर पहले जो तुगलकाबाद उन्होंने शहर बसाया था, तुगलकाबाद जो शहर बसाया था, उसी से पहले, उससे पूर्व लगभग 8 किमी जो तुगलकाबाद जो शहर उन्होंने बसाया था, आप कह सकते हैं कि जो रायसीना हिल्स के आसपास के क्षेत्र थे उसको तुगलकाबाद कहा जाता है। उसके पहले ही 8 किलोमीटर दूर एक नया नगर बसाया था। कौन बसाया था? जो उनके पुत्र थे, जूना खां। अफगानपुर। इसके स्थापना कौन किए थे? जूना खां ये इनकी स्थापना करते हैं। जब इन्होंने बंगाल अभियान से वापस आ रहे हैं, तो 8 किलोमीटर पहले अफगानपुर में उन्होंने इनके पुत्र जो जूना खां थे, उन्होंने एक लकड़ी का महल बनवा रहे थे। क्या कर रहे थे? एक लकड़ी का महल बनवा रहे थे। जब वे बंगाल अभियान के पश्चात जब आते हैं, तो वे इस महल के पास या इस महल में रुकते हैं। ये महल देखा जाए तो एक रणनीतिपूर्व बनाई जा रही थी कि जो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया थे और इनके पुत्र जो जूना खां थे, इन दोनों की मिली भगत की वजह से ये बनाया जाता। और इस जो लकड़ी का महल बनाया जा रहा था, उसके जो कलाकार होते हैं, कारीगर कह सकते हैं आप,
कारीगर जो होते हैं ऐवाज होते हैं। वे जब बंगाल अभियान से आते हैं तो उन्होंने जूना खां के पास जाते हैं। उसके बाद उन्हें ये महल में वे रुकते हैं। महल में रुकने के पश्चात जब कोई राजा विजिट करके भूभाग को आता है तो वह खुशी का माहौल मनाते हैं। उसी खुशी के माहौल में उन्होंने सम्राट वो जो महल बनवा रहे थे, लकड़ी का महल बनवा रहे थे, उसमें हाथियों द्वारा को तेजी से कूदा जाने लगा, या हाथियों खुशी की वजह से वे कूदने लगी, ताकि इस माहौल में या कह सकते हैं इस हर्षोल्लास में वह महल टूट गया। और वह महल टूटने के पश्चात राजा जो या कह सकते हैं गियासुद्दीन तुगलक थे, उस महल के नीचे दब के उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार देखा जाए तो गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होती है। उसके मृत्यु में देखा जाए तो ये एक रणनीति या कह सकते हैं सोची समझी हुई रणनीति थी। इस रणनीति को अंजाम कौन दे रहे थे? उनके पुत्र जो जूना खां थे, और उसके साथ साथ जो सुकिसंद निजामुद्दीन औलिया थे, और उन्हीं के साथ में जो इस महल का निर्माण कर रहे थे जो ऐवाज थे, इनका भी हाथ था। इस वजह से इस प्रकार देखा जाए तो जो ये थे गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। जब गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, उनका जो मृत्यु के पश्चात देखा जाए तो जो इस्लाम धर्म होता है उसमें मकबरा बनाया जाता था, या कह सकते हैं कि जो एक दरगाह बनाई जाती है, इनका मकबरा जो बनाया गया था, मकबरा कहाँ बनाया गया था? 56 कोटी 56 कोटी दुर्ग में है। ये 56 कोट दुर्ग कहाँ है? ये देखा जाए तो जो उन्होंने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी, वहीं पे 56 कोट दुर्ग का निर्माण कर दिया। इस महल को देखा जाए तो निर्माण में, इस महल को आप देखेंगे, अगर आप देख लीजिएगा, सर्च करके देख लीजिए, इस महल में 56 दरवाजे होते थे। इस वजह से इस महल का नाम 56 कोटी दुर्ग रखा गया था। इस महल में कितने दरवाजे? टोटल 56 दरवाजे होते थे। इस वजह से इसका नाम 56 दुर्ग रखा गया था। ये जो उन्होंने उनका मकबरा था 56 कोट दुर्ग के पास बनाया गया था, जो पंचभुजाकार होता है। कैसे? पंचभुजाकार। उनके जो मकबरा है, उनके मकबरा की आकृति कैसे है? उनके मकबरा की आकृति होती है पंचभुजाकार, उस आकृति होती है। और ये जो मकबरा होता है, ये कृत्रिम झील में बनाया गया है। कृत्रिम झील में बनाया गया है। और ये मकबरा कौन बनवाता है? जिन्होंने कह सकते हैं जो उनके बड़े पुत्र थे जूना खान, वे बनवाते हैं। जूना खां इस मकबरे का कह सकते हैं, ये जो मकबरा है जूना खां इस मकबरे का निर्माण करवाते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो ये था गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। इसके बाद हम लोग अब जान लेते हैं जो गियासुद्दीन तुगलक की लगान पद्धति थी कैसे थी। जो उनके यहाँ लगान लिया जाता था, जैसे आप कह सकते हैं कि तुगलक वंश के समय से पहले जैसे किसानों से लगान लिया जाता था, उसी तरह उन्होंने किसानों से वैसे ही लगान लिया। लगान का क्या वर्णन था? लगान लिया जाता था टोटल उत्पादन कह सकते हैं, संपूर्ण उत्पादन का 1/5 भाग से लेके कितना? 1/5 भाग से लेके 1/3 तक ये लगान के रूप में लेते थे, जो पहले की तरह लिया जाता था। या कह सकते हैं खिलजी वंश जैसे प्रारंभ किया था, खिलजी वंश की तरह जैसे लगान चल रहे थे, वैसे इनके शासनकाल में भी वही लगान पद्धति प्रारंभ थी। इसके साथ ही साथ जैसे जो कुछ अधिकारी होते थे, जैसे कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जो खिलजी वंश था उनके समय में कठोर दंड की प्रथा थी, लेकिन खिलजी वंश के पश्चात जो तुगलक वंश था, इन्होंने कठोर दंड की सजा को कम कर दिया। इन्होंने उतना कठोर पूर्ण पद्धति को नहीं पालन किया, नहीं अपनाया। इन्होंने तुगलक वंश खिलजी वंश की तरह नहीं अपनाते हुए उन्हें थोड़ी सी रियायतें प्रदान की गई थी। और इसके साथ साथ जैसे जो राजस्व अधिकारी होते थे, जब ये लगान वसूल करने जाते थे, इनको कह सकते हैं लगान के रूप में नहीं, या कह सकते हैं कि सैलरी के रूप में कुछ धन दिया जाता था। लेकिन तुगलक वंश के समय में ये धन नहीं दिया जाता था इनको कुछ, पर पहले जो खिलजी वंश था उनके समय में कुछ इनको कह सकते हैं कि जैसे जितना लगान वसूल करते थे उसका कुछ परसेंटेज दिया जाता था। आप जैसे कभी कल गए होंगे, बैंक में गए होंगे, बैंक में अगर आप लोन पास करा रहे होंगे तो जो लोन पास कराता है आपके लोन से कुछ न कुछ कमीशन लेता था। उसी प्रकार ये राजस्व अधिकारी होते थे। अगर कोई सम्राट होता था या राजा होता था, वो अपने अधिकारियों को कहता था कि अगर आप वहाँ से चाहिए राजस्व वसूलिए, राजस्व वसूलने के पश्चात उसमें से कुछ भाग इनको मिलता था। लेकिन तुगलक वंश में यह नहीं था। तुगलक वंश में उन्हें एक स्वतंत्र जागीरदार दी जाती थी।
इनको लगान का परसेंटेज न देके इन्हें एक स्वतंत्र जागीर दी जाती थी, जिस पे ये अपना चाहे तो उस स्वतंत्र जागीर होती थी, वे उस जागीर का जितना भी राजस्व होता था वे स्वयं उसको ले सकते थे, उस पर राजा का हक नहीं होता था। इस प्रकार ये था। उसी के साथ साथ जो गयासुद्दीन तुगलक के समय में शासन में यह कह सकते हैं कि जो न्याय व्यवस्था थी काफी इनके समय में न्याय व्यवस्था बहुत ही शानदार थे। इनके समय में देखा जाए तो न्याय व्यवस्था इतनी तगड़ी थी कि अगर जैसे जो भी कृत्य या कह सकते हैं जो भी अन्याय होता था वे तुरंत के तुरंत इन्हें न्याय मिलता था। ये नहीं कि वर्तमान समय में देखा जाए तो अगर कोई मुकदमा चल गया तो वो लगभग 20 साल 25 साल 50 साल चलता था। न्याय होने में बहुत ही विलंब होता है। विलंब होने का कारण हमारे यहाँ पर्याप्त जजों की संख्या नहीं है, इस वजह से होता था। जबकि उस समय इनके शासनकाल में ऐसा नहीं था। इनके शासनकाल में न्याय व्यवस्था काफ़ी एक्टिव होती थी, या कह सकते हैं कि काफ़ी जल्दी न्याय मिलता था। जो भी अपराधी होते थे उनको जल्द से जल्द सजा मिलती थी। इनके कार्य शासनकाल में ये एक महत्वपूर्ण कार्य था, न्याय व्यवस्था थी। और उसके साथ साथ इन्हें डाक व्यवस्था भी इनके शासनकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था, इनके डाक व्यवस्था भी। उसके साथ साथ एक इतिहासकार हैं, इनके न्याय व्यवस्था के बारे में एक इतिहासकार लिखते हैं। इतिहासकार हैं जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि बर्नी ने क्या लिखा है इसके बारे में देखते हैं। तुगलक शाह के न्याय से या तुगलक शाह के न्याय से भेड़िए क्या तुगलक शाह के न्याय से भेड़िया तुगलक शाह के न्याय से भेड़िए को भी इस बात का साहस नहीं होता था साहस नहीं होता था। भेड़ियों को भी इस बात का साहस नहीं होता था कि वह किसी और भेड़ की ओर देखें, कि वह किसी और की ओर देखें। ये था तुगलक वंश कह सकते हैं, जो गयासुद्दीन तुगलक थे उनके समय में न्याय व्यवस्था थी। इतना तगड़ी न्याय व्यवस्था थी कि तुगलक शाह के न्याय भेड़िया जो होते थे, समझ लो इंसान तो इंसान छोड़िए, जानवरों को भी इस तरह भय था न्याय व्यवस्था के प्रति, या कह सकते हैं न्याय व्यवस्था के प्रति। उन्हें जो भेड़िया होती थी वह इस बात से भी साहस नहीं होता था कि वह किसी अन्य भेड़ियों की तरफ देख सकें, जिस भेड़िए के होत ये थे। गयासुद्दीन तुगलक के समय में न्याय व्यवस्था इस कदर थी। अब जो हम लोग अगला जो शासक होंगे, जो तुगलक वंश के अगले शासक होंगे, जूना खां या जिसे कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।